या पाकिस्तान जिससे हाथ मिलाएगा तो हाथ मिलाने के बाद फिर पाकिस्तान का हाथ उसकी जेब पे जाएगा। पाकिस्तान की नजर मुल्क के बटुए पर रहती है। तो कहीं ना कहीं यह है कि जो अरब हैं वो पाकिस्तान से इसलिए भी चिढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान को इतना पैसा दिया। राइट, अब गद्दार को कौन प्यार करेगा बताइए? आप इंतजार मत करिए, पाकिस्तान को ठोकते रहिए, बिना पाकिस्तान कुछ करे ना करे। पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह टाई लगा के चुपचाप क्लास के बीच में बैठा हुआ है, जाके 2 थप्पड़ लगाइए। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया भी अपने गेम खेल रहा है, इंडिया भी अपना पूरा सेट करके अपनी, जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करके, सारी की सेट रख रखी है इंडिया ने। और फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फ़र्क होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें ये नहीं कि मेरी इससे मोहब्बत है तो उससे नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में कई लोगों के साथ मोहब्बतें होती हैं एक साथ, क्योंकि ये खालिस्तानी कभी तब नहीं बोलते। आपको पता है ग्रूमिंग गैंग्स हैं यूके में, जिसमें सिख लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, रेप होता है, वो पाकिस्तानी रन करते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। वो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में आप देखिए, ये कभी खालिस्तानी नहीं बोलते। बेटा बाप की तरह होता है। पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है? जब इंडियन आर्मी आंख दिखाती है, पाकिस्तानी आर्मी जो है हथियार डाल के भाग जाती है, सरेंडर कर देती है। करा ना 71 में सरेंडर। खालिस्तानी बिल्कुल अपने अब्बा हुजूर पे गए हैं। इनके जब दिल्ली पुलिस ने डंडे चलाए, अगले दिन से सारे खालिस्तानी गायब अचानक। अब कोई भिंडरा वाले की फोटो नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, और जो भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत वो यूपी गेट पे हो रहा है, गाजीपुर पे, जो कि यूपी के फार्मर्स कर रहे हैं। उसमें खालिस्तानी है ही नहीं। हाँ, उसमें सिख फार्मर्स हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी सिख काफी हैं और इन सब एरियाज में है, बट वो खालिस्तानी नहीं है, वो तो किसान है। वो अपनी मांगे रख रहे हैं और मांगे रखने का उनका पूरा हक है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट है 26 जनवरी के बाद गायब हो गया। देखिए विक्रांत, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपने बात करी ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग है। तो ऐसा नहीं सिर्फ कम्युनिस्ट का है, लेकिन कम्युनिस्ट का सबसे जबरदस्त है। दूसरी चीज, कम्युनिज्म का गढ़ इंडिया में 2-3 ही है, उसमें से एक है वेस्ट बंगाल, और बिल्कुल नहीं प्रॉपर वेस्ट बंगाल, प्रॉपर कलकत्ता के अंदर। ईशापुर तो थोड़ा फिर अलग हो गया। इनके पास तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनके पास मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। 80,000 एकड़ से, अगर मेरा आकलन गलत नहीं है तो मैंने कहीं पढ़ा था, मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड दिस पीपल हैव। 80,000 एकर्स ऑफ लैंड पे अगर आप किसी और मुल्क को दें ना, तो उसके ऊपर जहाज भी बनाए, राइफल भी बनाए, शिप्स भी बनाए, सब कुछ बना दे वो। एक और चीज, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था पार्लियामेंट अटैक के बाद। 1 साल तक, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स तकरीबन, इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी आईबॉल टू आईबॉल रही थी। मैं आपके दर्शकों से ये बोलना चाहता हूं कि आप जाइए और जरा देखिए, गूगल पर सर्च करिए कि ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी पाकिस्तान के साथ, सिर्फ एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट थी, लड़ाई नहीं हुई थी। कितने 100 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वीर गति से प्राप्त हुए थे, जबकि लड़ाई हुई नहीं थी। एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। जनरली 3-4 सालों से आप केवल मेरा चेहरा इस पर देखते आए हैं, और इस साल हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपके सामने है। और इस शुरुआत के लिए जो चेहरा हो सकता था वो मेजर गौरव आर्या जी से बेहतर नहीं हो सकता था। तो आपके सामने है मेजर गौरव आर्या जी, और इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे, जो वो हमारे भी प्रश्न भी होंगे और आपके प्रश्न भी होंगे। तो इस चीज को हम लोग अब शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, जो हमारे व्यूअर्स का सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो बचपन का गौरव आर्या था वो कैसे मेजर गौरव आर्या बना, और मेजर गौरव आर्या के बाद डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या कैसे बना? मतलब जिससे कि इंस्पिरेशन मिले लोगों को, किस प्रकार से वो आर्मी में जा सकते हैं, या क्या सोच के तहत आप आर्मी को आपने अपना एज अ करियर चुना, और क्या चीज उसके पीछे थी, ये सब चीजें? विक्रांत, तो मुझे तो लगता है कि जो भी कोई मुझे अपना इंस्पिरेशन देखता है या मानता है, उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन का मतलब मैं समझाना चाहूँगा। इंस्पिरेशन वो लोग होते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ महान काम करा होता है जीवन में, और मुझे लगता है कि टेलीविजन में आना कोई महान काम है नहीं। देखिए, साफ सीधी ये बात है कि जब हम स्कूल में थे तो सब लोग फौज में जाना चाहते थे, हम भी फौज में चले गए, और उस वक्त इतना रियलाइजेशन नहीं था कि इसके पीछे है कि बस एक जोश था वर्दी का। तो कॉलेज करा दिल्ली से, उसके बाद CDS दिया, आई क्वालिफाइड इन दिस थिंग SSB, और फिर मैं पहुंच गया एकेडमी, और फिर आर्मी छोड़ी। आर्मी छोड़ने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में 17 साल मैंने नौकरी करी, और उसके बाद एक मैंने लेटर लिखा था, ओपन लेटर टू बुरहान वानी, वो वायरल हो गया। उसके बाद लोग मुझे बुलाने लगे स्टूडियोज, और वहां से मेरी मीडिया की एंट्री हो गई। लेकिन ये जो मेरा पूरा ग्राफ रहा है करियर का, इसमें जिसको कहते हैं ना कैपेबिलिटी कितना रोल नहीं है। आई थिंक मेरे केस में लक यानी किस्मत
और दोस्ती। मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं और जहां भी मैं गिरा हूं मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला है, तो आई थिंक श्रेय 99% लक और दोस्तों का जाता है। और ऐसा कोई मैंने कुछ प्लान नहीं करा, बिकॉज आई फील आई एम इनकेपेबल ऑफ प्लानिंग। मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, आई हैव बीन लकी। मैं और दोस्तों के साथ रहा है यकीनन। सर, जैसे आर्मी में या किसी भी प्रोफेशन में जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं, करियर बनाने वाले, एक होते हैं कि नहीं ये करना है मुझे, दिल से जिसकी आवाज़ आती है। तो आप किन में से थे हो? मेरी तो दिल से आवाज़ आई थी। करियर का इतना सोचा नहीं था, इतनी बुद्धि भी नहीं थी पहले, इतना आइडिया नहीं था। आजकल जो जनरेशन जा रही है फौज में, वो ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमसे बेहतर हैं। लेकिन जब मैंने 1993 में 1993 में जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, तब हम लोगों को इतना आइडिया भी नहीं हुआ करता था। फेसबुक नहीं था, ट्विटर, यानी सोशल मीडिया नहीं था। टेलीविजन पे हमारे समय पे सिर्फ शायद एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो इतनी दुनिया के बारे में जानकारी भी नहीं थी। दोस्तों ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, उसकी बात सुन ली। अब आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन हमारे समय पे वही दूरदर्शन में चित्रा रहता था और सैटरडे को पिक्चर आती थी। तो हम उस जमाने के लोग हैं जहाँ पे 7-8 घरों में एक टेलीविजन होता था और सारे मोहल्ले वाले घर पे आ जाते थे। हमारे घर पे टीवी था तो मजमा लगा रहता था। तो हम उस जमाने के हैं। तो यू नो एक दोज वर सिंपलर टाइम्स। बड़े बड़े जिसको कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड किस्म के लोग होते थे उस जमाने में। तो आजकल तो बच्चे काफ़ी तेज़ हैं। इसी से आपकी जो आर्मी का जितना भी समय था, जीवन का समय था, उसी से एक प्रश्न है कि हम लोग जनरली अभी जब हमारी DRDO या जनरली कोई भी हमारी जो डिफेंस संस्थान है, वो किसी मिसाइल या किसी हथियार का परीक्षण करते हैं, तो उसको हम लोग न्यूज़ चैनल वाले तो इस तरह दिखाते हैं कि इसको जवाब हमने दे दिया और पाकिस्तान कुछ सीमा पे हरकत किया तो हमने ये मिसाइल दाग दी, कहीं भी टेस्ट कर लिया। तो ये जो टेस्टिंग है, इसका क्या हमारे जवानों पे कोई असर पड़ता है या उनका कोई मोराल बूस्ट होता है या उन्हें पता भी चलता है कि सब चीजें हो रही हैं हमारे देश में? क्या इससे कोई लिंक होता है कि एक्चुअल में लिंक होता है कि पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हमने कहीं मिसाइल परीक्षण कर लिया, तो क्या उसका कोई लिंक होता है जो हमें टेलीविजन में देखने को मिलता है? मुझे नहीं लगता, मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता मैं गलत हूं, पर मुझे नहीं लगता कि किसी फौजी जवान या अफसर को कोई फर्क पड़ता है आपने कितनी मिसाइल टेस्ट कर ली, क्योंकि उसको जो जवाब देना है बॉर्डर पे देना है। उसकी सच्चाई कुछ और है और हम लोग जो टीवी देखते हैं या टीवी पर आते हैं, हम लोगों की सच्चाई कुछ और है। जो फौजी जवान बॉर्डर पे है वो ये देखता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हुई, उसने किस प्रकार से जवाब दिया। उसको फर्क तब पड़ेगा उसके मोराल को जब वो इंडक्ट हो जाएगी फौज में और उसके हाथ में मिसाइल आ जाएगी, जब वो उसको फायर कर सके। सिर्फ टीवी महज पे आने पे मुझे नहीं लगता कि किसी के मोराल पे ज्यादा फर्क पड़ता। हाँ, एक नेशनल मूड उससे थोड़ा सा अप हो जाता है कि हम आत्मनिर्भर हो गए किसी एक फील्ड में ना। आपने DRDO का नाम लिया विक्रांत, तो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। जैसे हम तेजस को देखते हैं कि अब तेजस में हमने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया है, तो इससे क्या हमारे जो एयरफोर्स के पायलट हैं उनका कोई मोराल बूस्ट होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि तेजस से बेहतरीन एयरक्राफ्ट हमारे अभी भी एयरफोर्स में है और वो क्योंकि देसी एयरक्राफ्ट है, केवल इतने से भी क्या मोराल बूस्ट होता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जब हम बात करते हैं तो हम देशी या विदेशी की बात नहीं करते फौज में। हम कहते हैं कि किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म का, वेपन सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है, वो कैपेबिलिटी में निर्भर करता है। अगर चीन के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है एयरफोर्स का जो कि हमसे आगे है और तेजस अगर उसको बीट कर रहा है, उसके बराबर का है, तब तो बात बनती है। अगर तेजस उसके पीछे, फिर बात नहीं बनती। डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम एक पॉलिटिकल पिक्चर देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है कि हम लोग आत्मनिर्भर हों, लेकिन हमारा जो तरीका है, सोशलिस्ट तरीका, ये देश को लेकर डूबेगा एक दिन। और इसलिए डूबेगा क्योंकि आप देखिए, जो भी वेपन इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड की, जो टॉप मोस्ट हैं, वो ज्यादातर प्राइवेट हैं। अमेरिका में तो एयरक्राफ्ट कैरियर तक जो 15-15 बिलियन डॉलर्स का एक एयरक्राफ्ट बनता है, तो वो भी प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं। आपके नॉर्थरोप प्राइवेट कंपनी है, आपके और भी F-16 वगैरह बनाती हैं, F-35 बनाती हैं। ये कंपनी भी आपकी पूरी की पूरी ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। कोल्ट प्राइवेट कंपनी है। और आप जो भी कंपनी देखिए, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो जब तक प्राइवेट एंटरप्राइज इसमें नहीं घुसेगा, जब तक प्राइवेट लोग, अब यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़े उल्टी सीधी बात है, इसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये सरकार का सगा है, ये सरकार का सगा नहीं है, ये सब यहाँ पे विवाद होते रहते हैं। इसलिए हमारे सोल्जर्स को घटिया सामान मिलता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब तो बीच में बहुत कुछ, पिछले 4-5 साल में बहुत फ़र्क पड़ गया है फौज में जो पटाई। हमारे टाइम पे तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर कम होती थी बहुत। उसके बाद पट्टा आया,
केवल पट्टा होता था आगे से। हाँ, अगर वो हेलमेट की बात करें नहीं, वो अभी भी पट्टा यूज करते हैं क्योंकि लोग, हाँ, अभी भी होता है यूज, जो पटका बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ, वो पटका अभी भी यूज होता है। पटका है बड़ा इफेक्टिव, वो भारी है, उससे गर्दन में दर्द होता है लेकिन उससे जान बच जाती है, तो वो इफेक्टिव है बड़ा। बट यस, लेटेस्ट हेलमेट्स आनी चाहिए, आ भी रही हैं, काफी सामान फौज में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पहले से, लेकिन बैकलॉग इतना ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 80s में बोफोर्स का कांड हुआ था, 80 के दशक में, और काफी करप्शन वरप्शन ये सब बातें हुई थी बोफोर्स के बारे में। बोफोर्स एक बहुत शानदार वेपन सिस्टम है, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि करीब 30-35 साल तक कोई और आर्टिलरी की गन इंडियन आर्मी में आई नहीं। 30-35 साल तक कुछ आया नहीं। तो जो भी वेपन्स का प्लेटफॉर्म है, जैसे बोफोर्स ही है, अभी भी मैं कह रहा हूं बहुत शानदार वेपन सिस्टम है, लेकिन 40 साल पुराना है। और 40 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई। मेटलर्जी चेंज हो गई, और उसमें शेल जो है वो चेंज हो गए, उनकी दूरी, कितनी दूर तक वो मार क्षमता है, वो सब दूर चेंज हो गई जी। अच्छा सर, एक हमारे व्यूअर्स का एक प्रश्न था कि हम लोग पीओके करते हैं, और हमेशा हमारी, मतलब अगर मुझे लगता है कि जो आर्मी में खर्चा जो हो रहा है वो पीओके के आसपास, अरे जो हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उस पर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो क्या पीओके कभी हम ले सकते हैं? ये सीधा एक क्वेश्चन है कि क्या हम ले सकते हैं? अभी के जो करंट सिनारियो चल रहा है, कभी अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने लगता है, कभी भारत का साथ देने लगता है, तो ऐसे सिनारियो में कभी रूस चीन के साथ मिल जाता है, रूस भारत के साथ मिल जाता है, ऐसे सिनारियो में क्या प्रैक्टिकली ये हमें लगता है कि पीओके मिल सकता है, या कितना समय लगेगा उसमें? एक टाइमलाइन क्या हो सकती है उसकी, अगर हम लोग प्रयास आज से करें तो? विक्रांत, 1994 का एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है पीओके को वापस लेने का, तो आज का नहीं है ये मतलब ऑन रिकॉर्ड इन पार्लियामेंट है, एक रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि पीओके हमें वापस भारत में मिलाना है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें चीन और पाकिस्तान से इतना खतरा है। एक्सटर्नल थ्रेट तो होते ही है किसी मुल्क के, और दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। पाकिस्तान खासी इरेस्पॉन्सिबल है, तो वो एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को कमजोर रखने का ये मामला आंतरिक है, जो इंटरनल है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं भारत में। अक्सर मैं बात कहता हूं, ये बात सच है। किसी में हिम्मत नहीं थी कि भारत को गुलाम बनाए, लेकिन 1000 साल तक भारत ने गुलामी देखी है, और ये बात भी सच है कि दरवाजे अंदर से खुले हैं किले के। दूसरी चीज है कि टाइमलाइन बताना बड़ा मुश्किल है कि कब तक हो जाएगा, लेकिन क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए, राइट? थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए, थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी पे और काम करने की जरूरत है, मिलिट्री पे काम करने की जरूरत है। फौज में कहते हैं कि यू गेट द आर्मी दैट यू पे फॉर, इन द सेंस दैट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो रहा है, खासतौर से कैपिटल एक्विजिशन का, कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए, क्या वेपन सिस्टम चाहिए, उसमें हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं, आप देखें पिछले 5-7 साल में काफ़ी एडिशंस हुए हैं उसके। आपका राफेल एयरक्राफ्ट आ गया, तेजस को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल गई जो शेल्फ पर डाल के लोग भूल चुके थे। उसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, आप अपाची की बात करिए वो आ गए हैं, आपके हर्क्यूलीज हैं, और लिफ्ट कैपेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा आप नेवी में देखें 34 शिप्स हैं, बड़े और छोटे, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में भी बन रहे हैं। शामिल एक एयरक्राफ्ट कैरियर, शामिल न्यूक्लियर सबमरीन्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, हर किस्म के, और आर्मी के भी कई सारी चीजें बन रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसी बड़ा काम करना है कि पीओके वापस लेना है, या फिर चाइना से आंखों में आंखें मिला के, जो भी अभी कर रहे हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे, अगर वो करना है, तो आई थिंक एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक डिफेंस पॉलिसी, जिसमें कि आपको जबरदस्त खर्च करना पड़ेगा। बात एंड में आती है पॉलिसी की, प्लानिंग की, और स्ट्रेटजी की, और कैपिटल एसेट एक्विजिशन की। सर, आपने भी चाइना की बात करी। चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल चुका है, और बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से निकला हुआ था, अभी 10 से 15 साल के स्पैन में ही वो आगे निकल चुका है। तो जो अभी चाइना की स्थिति है, उसको पकड़ने के लिए जो हमारे पास डेवलपमेंट का, जो अभी हमारा जैसे जिस हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, या जिस तरह के लॉ हमारे यहाँ, चाहे फार्मर्स लॉ ले, किसी भी तरह का लॉ रहे हैं, उसके लिए एजिटेशंस होते हैं, तो क्या इन सब चीजों को लेके हम कभी चाइना की बराबरी कर पाएंगे? अगर उनके वहां कोई लॉ लगना है तो लगना है, हमारे यहाँ लॉ लगना है तो पहले उसके बाद रोड पे होना है, फिर कोर्ट में होना है, उसके बाद कहीं 3-4 साल बाद वो लॉ अप्लाई हो पाता है। तो इस तरह के सिनारियों में क्या हम चीन को इकोनॉमिकली पकड़ सकते हैं? आप चीन को पकड़ सकते हैं सिनेरियो में, लेकिन आपको इसके लिए चीन के अंदर वो हरकत करवानी पड़ेगी जो चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के अंदर करता है। लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए,
अगर हम डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि किसान सड़क पर क्यों है, जेल में बंद कर दो, कोई भी आवाज उठाए जेल में बंद कर दो। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि तुम आवाज उठाओ तो तुम्हें भी जेल में बंद कर देंगे, देन वी डोंट लाइक इट। फिर हमें लगता है कि नहीं, मेरी आजादी खतरे में है। तो कहीं ना कहीं में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। जो फार्मर एजिटेशन है, जब तक देखिए मेरी दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं जो मैं फार्मर एजिटेशन से अग्री नहीं करता। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, आपका है, मेरा है, वैसे किसान का भी है। तो किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है कोई गलत काम नहीं कर रहा। लेकिन सड़क रोकना 2-2 महीने के लिए, जिससे कि आम आदमी को दिक्कत हो। दूसरी चीज, खालिस्तानी एलिमेंट्स को बीच में लाना और उनको जबरदस्ती बीच में लाना। फिर ये फिल्म स्टार्स वगैरह ये सब आते हैं ना, बॉलीवुड के और यहाँ वहाँ के फिल्म स्टार्स, तो उसके लिए भी लालच आ जाती है। तीसरी बात यह है कि जो हुआ 26 जनवरी के दिन वो बहुत ही शर्मनाक था। तो कहने की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है भारत में, शाहीन बाग क्यों होता है भारत में, आपके कश्मीर में टेररिज्म क्यों है, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव क्यों है, आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्टिव क्यों है, आपकी 80s में और अर्ली 90s में ये पूरी सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में क्यों हुई, आपके 7-8-9 स्टेट्स हैं रेड कॉरिडोर में जहां पे नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक भारत अपनी अंदरूनी स्थिति से जूझता रहेगा, भारत कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए, आप घर के बाहर तो तब जाएंगे ना जब आपका घर का माहौल ठीक होगा। अब भाई आपस में लड़ रहे हैं रोज, तो आप बाहर क्या देखेंगे, आप तो वही लड़ाई सुलझाने में लगे। तो ये सब करा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा बाहर से फंडिंग आती है। भारत को हर समय एक ऐसे नहज पे लाके खड़ा कर दिया जाता है कि भारत अंदर की स्थिति से जूझ रहा है अपनी। जब तक अंदर की स्थिति, देखिए यही चीज आपको करनी है, ये होता रहेगा, चीन और पाकिस्तान करते रहेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं। पहली चीजें हम क्लियर कर लें, ये रुकने नहीं वाला, राइट। लेकिन अगर आपको चाइना के साथ मुकाबला करना है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लोगों को कि तुम अपना मुंह बंद करो, हमें चाइना से लड़ना है इसलिए तुम्हारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हम तुम्हें नहीं देंगे। ये हमें नहीं कहना चाहिए। हमें उल्टा चीन के अंदर जाके चीनी लोगों को बोलना चाहिए कि तुम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स मांगो, चीनियों को भड़काओ। कैसे भड़केंगे? आपको पता है कि किस तरीके से 50s में टिबेटन मूवमेंट हुई थी, फैलंगोन मूवमेंट हुई थी, 80s में सबको पता है टाइनमेन स्क्वायर का मामला हुआ था। वो टैंक आदमी खड़ा है शॉपिंग बैग लेके, टैंक के सामने कई 100,000 लोग मारे गए, किसी को नहीं पता। हांगकांग की मूवमेंट के बारे में आपको पता है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, चाइना की फॉल्ट लाइंस हैं। चाइना क्यों तरक्की कर रहा है आप ये समझिए पहले। चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि चाइना इंटरनली स्टेबल है। और चाइना सबसे ज्यादा किससे डरता है? मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझा नहीं पाया, कहीं मेरा भी फेलियर है। चाइना भारत से नहीं डरता, चाइना अमेरिका से नहीं डरता, चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है, राइट। इसीलिए आप जब भी चाइना के अंदर जाएंगे तो आपका ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है, चाइना के अंदर घुसे सब बंद। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा जो खतरा है, अपने लोग कहीं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी ना मांगना शुरू कर दें। तो इसलिए वीबो है उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कंट्रोल्ड है, सर्वर सारे चाइना में है। आप ईमेल भेज के देखिए जरा, चाइना, आप इंडिया से चाइना ईमेल भेजिए, उसमें 4 बार डेमोक्रेसी लिखिएगा, ओपिनियन लिखिएगा, आपकी ईमेल आदि तो ब्लैकआउट करके फिर भेजेंगे जिस आप अपने दोस्त को ईमेल भेज रहे हैं। दे विल ब्लैक इट आउट एवरीथिंग। जिसको कहते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फिजिकल नहीं है, ये ई वॉल है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के अंदर कुछ नहीं आता। इसीलिए चाइना की तरक्की बड़ी आसान है। अगर ये जो बात है, अगर आप इसका फायदा उठाएंगे और चाइना की सोसाइटी में दरार डालेंगे, जो कि ज्यादा महंगी बात नहीं है, अगर इंडिया चाहे तो कर सकता है, अगर ये डालेंगे तब आप देखेंगे, तब हम चाइना से, वरना आप चाइना के साथ कंपीट कभी नहीं कर सकते। आपको चाइना को अंदर से हिलाना होगा। सर, हम लोग खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे थे। अभी मुझे लगता है कि 2020 से पहले खालिस्तान मूवमेंट इतना डिस्कस नहीं किया जाता था, कभी नहीं किया जाता था। और मैं भी अपने वीडियो में डिस्कस नहीं करता था कि इतनी छोटे मोटे मूवमेंट, इनको डिस्कस करके हम लोग इनको और ज्यादा हवा देते हैं। ये जब लाइमलाइट में आते हैं, अगर मान लीजिए कोई यूथ खालिस्तान मूवमेंट के बारे में नहीं जानता और वो पंजाब का रहने वाला है, अगर ये सब चीजें मीडिया में आती हैं तो उसको ये सब चीजें पता लगती हैं, इससे वो उसकी तरफ प्रेरित होता है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है। और अगर 10 लोग पढ़ रहे हैं तो 2 लोग उसकी तरफ झुकाव रखेंगे। ये सबके साथ होता है। तो ये 2020 आने के बाद ही इतना ज्यादा क्यों खालिस्तान डिस्कस होने लगा और हर चीज खालिस्तान से जोड़ी जाने लगी? जो बाहर के देशों में वीडियोस हैं वो हमारे देशों में आने लगी। ये किसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी टाइप, ये 2020 आने के बाद ही इतना ज्यादा क्यों डिस्कशन हो रहा है? 2020 में तो काफी टाइम से चल रहा है, पहले से सर होता था, पर बहुत ज्यादा हम लोग अब मीडिया में लोग नाम नहीं लेते थे खालिस्तान मूवमेंट का कि अरे छोड़ो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मीडिया में हर चैनल खालिस्तान डिस्कस करता है। देखिए, खालिस्तान, जो सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, वो खालिस्तान कहां पे बनाना चाहते हैं? वो बनाना चाहते हैं इंडियन पंजाब में, इंडियन पंजाब में। जो पाकिस्तान में पंजाब है उसके बारे में बात नहीं करते, है ना? क्यों?
भाई आपको पाकिस्तानी पंजाब के बारे में पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो सिख एम्पायर के जो असली में महाराजा थे जिन्होंने बनाया था सिख एम्पायर, उनकी कैपिटल तो लाहौर थी, सबको पता है, पर उसके बारे में बात नहीं करते। अगर आप किसी भी खालिस्तानी सपोर्टर से पूछिए कि खालिस्तान अगर जब तुम्हारा बनेगा कहां बनेगा, तो कहेगा इंडियन पंजाब में। फिर आप पूछेंगे पाकिस्तानी पंजाब में क्यों नहीं बनेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग अपना काम करते हैं, इनके अलग अलग धंधे खुल रखे हैं। ये आप सिक्स फॉर जस्टिस ले लीजिए या खालसा एड ले लीजिए, ये सब फ्रंट्स हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के। ये बाहर जाके जम गए और ये अपना काम धंधा करते हैं, फंड लेते हैं पाकिस्तान से, इधर से उधर से। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे इनकी पोल खुल जाएगी। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने को हम ए पॉलिटिकल लोग हैं। मैं आपको बताता हूं, ये लोग कहते हैं कि साहब मोदी हाय हाय, वो बच्चा एक था वो कह रहा मोदी मर जाए, ऐसे ऐसे वर्ड्स ये फार्मर एजिटेशन में हमने खालिस्तानियों से सुने, राइट। अब ये मोदी के खिलाफ हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों। देखिए, जब पार्टीशन हुआ था भारत का, तो उस समय कौन सी पार्टी पावर में थी? कांग्रेस। जब पार्टीशन के दौरान, उसके पहले और उसके बाद जब दंगे हुए जिसमें हजारों की तादाद में सिख मारे गए, मैं 1947-48 की बात कर रहा हूं, इवन 46 में, कौन सी पार्टी पावर में थी? कांग्रेस। जो गोल्डन टेंपल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, वो किस पार्टी ने करवाया? कांग्रेस। उसके बाद जो दिल्ली में दंगे फसाद हुए जिसमें हजारों सिख मारे गए, जलते हुए टायर, मैं उसका विटनेस हूं, मैंने अपने सामने अपनी आंखों से देखा है, आई हैव सीन इट विद माय ओन आइज। उस समय कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस, राइट। जो सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला, जो बेचारे इनोसेंट लोग मारे गए, जिंदा जला दिए गए दिल्ली में, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं कभी वो मंजर भूल नहीं सकता। उस समय कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। लेकिन मोदी मर जाए, मोदी हाय हाय। अब इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, बट इस बात के पीछे एक जिसको कहते हैं ना, एक लाइन ऑफ थॉट है। खालिस्तानियों का टारगेट वो कभी नहीं रहा जिसने सिखों के साथ बुरा करा है। खालिस्तानियों का टारगेट हर समय वो रहा जो पाकिस्तान का टारगेट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये खालिस्तानी कभी तब नहीं बोलते, आपको पता है ग्रूमिंग गैंग्स हैं यूके में, जिसमें सिख लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, रेप होता है, वो पाकिस्तानी रन करते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। वो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में आप देखिए, ये कभी खालिस्तानी नहीं बोलते। जो पाकिस्तानी लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया इस्लाम पे कई सौ की तादाद में, आप पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, नानकाना साहब के जो ग्रंथी थे उनकी बेटी को अगवा करके ले गए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई, लेकिन खालिस्तानी कभी कुछ नहीं। ये बिके हुए लोग हैं खालिस्तानी, ये बिके हुए लोग हैं, इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी कुछ चंद सिक्कों के लिए। फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे और दिल्ली के तख्त पे हम अटैक करेंगे, ये सब ये कुछ नहीं, ये बचपना करते हैं ये लोग। और देखिए सबसे बढ़िया बात, ये जितने भी खालिस्तानी थे, इन्होंने खूब तलवारों के साथ नंगा नाच करा 26 जनवरी में। अभी सिंगू बॉर्डर पे चले जाइए, ये खालिस्तानी नहीं है, ये गायब हो गए ये। क्योंकि देखिए, बेटा बाप की तरह होता है। पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, जब इंडियन आर्मी आंख दिखाती है, पाकिस्तानी आर्मी जो है हथियार डाल के भाग जाती है, सरेंडर कर देती है। करा ना 71 में सरेंडर। खालिस्तानी बिल्कुल अपने अब्बा हुजूर पे गए हैं। इनके जब दिल्ली पुलिस ने डंडे चलाए, अगले दिन से सारे खालिस्तानी गायब अचानक। अब कोई भिंडरा वाले की फोटो नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, और जो भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, वो यूपी गेट पे हो रहा है, गाजीपुर पे, जो कि यूपी के फार्मर्स कर रहे हैं, उसमें खालिस्तानी है ही नहीं। हाँ, उसमें सिख फार्मर्स हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी सिख काफी हैं और इन सब एरियाज में है, बट वो खालिस्तानी नहीं है, वो तो किसान है, वो अपनी मांगे रख रहे हैं, और मांगे रखने का उनका पूरा हक है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट है 26 जनवरी के बाद गायब हो गया। कहां है वो शेर जो आए थे कि हम अटैक कर देंगे और ये कर देंगे, और बड़ा वहां से भी बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान से बोल रहे थे कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया इन द हार्ट, और ये सब इंग्लिश बोलने वाले कहां हैं खालिस्तानी? सब गायब हो गए डर के मारे। तो ये अपने अब्बू हुजूर जैसे ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन कैरेक्टर। ये डरपोक लोग हैं खालिस्तानी। एक और सर क्वेश्चन था, अभी जो चीन की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें चीन में जो तिब्बत मूवमेंट और ये सब चीज़ों की आप बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुर्खियां पढ़ी थी कि चीन को अब हम लोग टिबेटोलॉजी से शिकस्त देंगे, या टिबेटोलॉजी के द्वारा अब चीन के खिलाफ काम किया जाएगा। तो ये व्यूअर समझना चाह रहे थे कि टिबेटोलॉजी में क्या ऐसा है, मतलब ये वर्डिंग क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि
चीन को इससे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए विक्रांत, मुझे तो पता नहीं क्या चीज है, उसका कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं मुझे पता है। आप ये कह रहे हैं तिब्बत का मुद्दा उठाएंगे, आज तक आपने तिब्बत का मुद्दा तो उठाया नहीं, ठीक है, अब क्या उठाओगे तिब्बत का मुद्दा? तिब्बत का मुद्दा वैसे ही हो गया जैसे पीओके का मुद्दा है। कैसे? पीओके में एक जमाने में कश्मीरी बोलने वाले रहते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले आजकल मिलते ही नहीं। पंजाबी मिलते हैं, आप पंजाबी मिलते हैं। 98% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीओके इज एथनिकली पंजाबी, और इफ नॉट एथनिकली, वो एक्चुअली उसमें डोगरे भी हैं, उसमें बकरवाल भी हैं, उसमें गुजर भी हैं, क्योंकि जम्मू साइड वाला ज्यादा गया था उधर, लेकिन वहां पे कश्मीरी भी बोलते थे, आजकल नहीं मिलते, रेयरली कोई मुजफ्फराबाद में को मिल गया। उसी प्रकार से आप तिब्बत में देखिए, पिछले 50 साल में क्या करा है चाइनीज ने? पिछले 50 साल में चीनियों ने यह करा है कि साहब आप ये लगा लीजिए कि वहां पे हान चाइनीज जो है, जो मेजॉरिटी चाइनीज हैं, उनको तिब्बती लड़कियों से शादी करवाई है उनकी। जो बच्चे पैदा हुए देवर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना। तो तिब्बत की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा उन्होंने, जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफिकली इतना डाइल्यूट कर दिया है कि वो टिबेटन मूवमेंट जब हमें पहले उठाना था, आज से 40-50 साल पहले, तब हमने इतनी जोरों शोरों से उठाया नहीं, क्योंकि चीन को बुरा लगेगा, चीन को बुरा लगेगा। अब जो चीन की जो नस है ना, जो चीन की नस है, असली में मैं आपको बताऊं, चीन की नस वो नहीं है, चीन की नस डेमोक्रेसी है। आप डेमोक्रेसी के बारे में, आप टिबेटोलॉजी से नहीं होगा कुछ ज्यादा, होगा, ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा दुख तब पहुंचेगा जब हर प्लेटफॉर्म से भारत ये बोलना शुरू करेगा कि चाइना में इलेक्शंस होने चाहिए। चाइना में इलेक्शंस क्यों नहीं होते? बताइए जरा, जवाब दीजिए, क्यों नहीं इलेक्शन होते? ये क्या शी जिनपिंग की गुंडागर्दी है ना? गुंडागर्दी कर रखी है आपने। एक आदमी रहेगा वहां पे और चाइनीज पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो रूल करेगी। आप इस चीज को खत्म करिए, चाइना की क्रेडिबिलिटी को आप मिट्टी में मिला दीजिए कि कोई भी चाइनीज जब जाए चाइना से अमेरिका, राइट, कहीं पर भी जाए, वो किसी से आंख मिला के बात ना करे, क्योंकि उसको बोले तुम ऐसे जलील मुल्क के हो जहां पे लोगों के हुकूक मारे जाते हैं, लोगों के हक मारे जाते हैं, तुम ऐसे मुल्क के। उनको बोलना जरूरी है, उनको कन्फ्रंट करना जरूरी है, तब लाइन पे आएगा चाइना। हम लोग अभी जब चीन के साथ एलएसी पे ज़्यादा तलखी थी, अभी जब ये हो रहा था कि बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल था, उस समय हमने देखा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे जाने वाले थे। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी उस मानसिकता के लोग, कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग, क्योंकि भाई चीन के साथ हो रहा है, चीन की कम्युनिस्ट मानसिकता अगर इसमें है तो वो ऐसे समय पे ही अपनी मानसिकता दिखाएगी या हिट करने का प्रयास करेगी जब हमारा चीन के साथ कुछ हो रहा हो। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कम्युनिस्ट मानसिकता है, इससे भारतीय कैसे लड़ सकते हैं? और अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इस चीज को, इस शो को देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार से लड़ सकते हैं? क्योंकि अब नेतागिरी है, नेतागिरी में 10 लोग साथ होते हैं, 2 लोग नहीं होते, 3 लोग नहीं होते हैं। तो ये जो 2-3 लोग नहीं होते हैं, जो उनसे उनकी जो आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करते हैं, वो लोग इन 10 लोगों को कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए विक्रांत, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपने बात करी ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग है, तो ऐसा नहीं सिर्फ कम्युनिस्ट का है, लेकिन कम्युनिस्ट का सबसे जबरदस्त है। दूसरी चीज, कम्युनिज्म का गढ़ इंडिया में 2-3 ही है, उसमें से एक है वेस्ट बंगाल, और बिल्कुल नहीं, प्रॉपर वेस्ट बंगाल, प्रॉपर कलकत्ता के अंदर। ईशापुर तो थोड़ा सा फिर अलग हो गया। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईशापुर में एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, मैं कह रहा हूं उसका हेडक्वार्टर्स तो आपका बिल्कुल हुगली रिवर के बीच में है। मैं जा चुका हूं वहां पे, बड़ा खूबसूरत उनका हेडक्वार्टर्स है। लेकिन वहां पे देखिए, अगर आपको ये सब खत्म करना है ना, ये यूनियनबाजी सब, पहली चीज आप सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर आप शिफ्ट करिए। ये क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर जो है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर क्यों है कलकत्ता में? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय था वहां पे, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। 200-250 साल पहले था, तो साहब आज भी है। ये सब खत्म होना चाहिए। आप उनको लेकर आइए वापस, आप बोलिए साहब आप एक काम करो, आप दिल्ली में आओ, आपके ग्राहक दिल्ली में, आर्मी नेवी एयरफोर्स दिल्ली में है ना, ज्यादातर इनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। आप जिन फॉरेन कंट्रीज को बेचना चाहते हो, उनके डिफेंस अटैचीज दिल्ली में। आपको जो विदेश में बातें करनी है, सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसडर्स, जो कि ट्रेड डेलीगेशन है, सारे के सारे दिल्ली में आते हैं। तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? आप अगर इसको शिफ्ट करेंगे दिल्ली, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज है कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जितने इनके पास लेबर है, जितना इनके पास इंजीनियर्स हैं, जितने इनके पास जमीन है, इनके पास तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनके पास मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। 80,000 एकड़ से, अगर मेरा आकलन गलत नहीं है तो, मैंने कहीं पढ़ा था
मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड दीस पीपल हैव। 80,000 एकर्स ऑफ लैंड पे अगर आप किसी और मुल्क को देना तो उसके ऊपर जहाज भी बनाए, राइफल भी बनाए, शिप्स भी बनाए, सब कुछ बना दे, वो सब कुछ बना दे। लेकिन यहां पे बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और आखिरी चीज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में क्या हुआ है कि जैसे एक कोई भी इक्विपमेंट है, मैं बताता हूं, ये बहुत मिसमैनेज हुई है इन द पास्ट। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं वो बड़े गजब के लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है, सिर्फ यूनियंस का नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पिछले इतने सालों से कि वो बर्बाद कर दिया। एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया। अभी जैसे एक इक्विपमेंट मैं बना रहा हूं, माना कि उसके 4 हिस्से हैं, तो चारों फैक्ट्री आसपास होनी चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं है। एक हिस्सा उसका मध्य प्रदेश में है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर आ गया महाराष्ट्र का, उसने बोला कि एक फैक्ट्री मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने 5,000 लोगों को नौकरी दे दी। वो जीत गया इलेक्शन क्योंकि उसने 5,000 लोगों को नौकरी दे दी। लेकिन जो इंडियन आर्मी के जवान थे उसको हथियार आपका सबस्टैंडर्ड मिला और महंगा मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर फिर वो इधर आएगा महाराष्ट्र से फिर जाएगा तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से ऊपर जाएगा जम्मू, फिर वापस वो आएगा मध्य प्रदेश, वहां पे फिर इकट्ठा होकर फिर आपको एक चीज मिलेगी। ट्रांसपोर्ट में ही आपका इतना खर्चा हो गया कि आपका आधा बजट तो उसी में निकल गया वो चीज लाते हुए। एक ये चीज। एक और चीज, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था पार्लियामेंट अटैक के बाद। 1 साल तक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स तकरीबन इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी आईबॉल टू आईबॉल रही थी। मैं आपके दर्शकों से यह बोलना चाहता हूं कि आप जाइए और जरा देखिए, गूगल पर सर्च करिए कि ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी पाकिस्तान के साथ, सिर्फ एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट थी, लड़ाई नहीं हुई थी, कितने 100 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वीर गति से प्राप्त हुए थे, जबकि लड़ाई हुई नहीं थी। एक्सीडेंट्स की वजह से, फॉल्टी एमुनिशन की वजह से कितने कितने हुए, जरा देखिए, आपको फिगर पता लगेगा। और वो फिगर मैं चाहता हूं कि लोग, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मुझे पता है फिगर, मैं चाहता हूं कि लोग गूगल करें कि ऑपरेशन पराक्रम में कितने इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने अपनी जानें गंवाई और क्यों गंवाई, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं थी। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध में हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, क्या उससे ज्यादा है कि उससे कम है? ये भी आंकड़ा जरा देखिए, जरा आंखें खुले लोगों की। सर, ये थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ है। अभी हम देख रहे हैं कि यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाला है, पूरी तरह से बाहर निकलने वाला है। जो भी अपना वो लोग है भाई, जो भी जितना भी उन्होंने किया वो सब छोड़ छाड़ के बाहर निकल रहे हैं। अभी भारत ने वहां पर 3 बिलियन 4 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। भले ही भारत ने ये सोच के किया हो कि भाई ह्यूमैनिटी किल करना है, हमें ये सब करना है, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाता है तो क्या ये जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाने वाला है, बेकार हो जाने वाला है? जो वहां की गवर्नमेंट है वो तो प्रो इंडियन रहती है, प्रो पाकिस्तानी नहीं है, प्रो इंडियन। तो क्या ये सब चीजों पे फर्क पड़ेगा? और भारत का क्या आगे रोड मैप, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, रोड मैप क्या होना चाहिए? मुझे देखिए, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स ना, दे आर नॉट, फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि इसमें ये नहीं कि मेरी इससे मोहब्बत है तो उससे नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में कई लोगों के साथ मोहब्बतें होती हैं एक साथ। उदाहरण के लिए तालिबान है आज की तारीख में, अगर तालिबान वहां पे सरकार बनाता है, राइट, तो फिर विक्रांत ये होगा कि जिम्मेदारी आएगी, फिर आपको पार्टनर्स चाहिए जो आपकी प्रोग्रेस में हो, और इंडिया एक प्रोग्रेस में पार्टनर है। आज वो लोग पहाड़ों में रहते हैं तालिबान, उनकी अमेरिकन के साथ लड़ाई है, अफगान आर्मी के साथ लड़ाई है, लेकिन कल अगर तालिबान वहां पे ताकतें बना ले, अभी एनएसए साहब गए थे अफगानिस्तान, राइट, तो काहे के लिए गए थे? वो टेम्परेचर नापने गए थे, कितना बुखार है अफगानिस्तान में। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया भी अपने गेम खेल रहा है, इंडिया भी अपना पूरा सेट करके, अपनी जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करके सारी की से रख रखी है इंडिया ने, और सब कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और अफगानिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान जो आज किसी की है, कल हो सकता है तालिबान की हो। जब आप सरकार में आ जाते हैं, राइट, जब आप सरकार में आ जाते हैं, आज इंडिया में विपक्ष के नेता जो हैं उल जलूल बातें करते हैं, यही नेता जैसी सरकार में आते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बातें करना शुरू कर देते हैं अचानक, और फिर जो ऑपोजिशन में होता है फिर वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू, ये हर जगह होता है। तो तालिबान जो बिगड़ा बच्चा है आज की तारीख में, वो जब क्लास का मॉनिटर बनेगा ना, फिर वो तमीज से बात करना शुरू कर देगा। जो पाकिस्तान के साथ हम ऑफेंसिव रहते हैं, वही हम चीन के साथ डिफेंसिव क्यों रहते हैं? और पाकिस्तान के साथ ऑफेंसिव रहना केवल सर्जिकल स्ट्राइक कर देना या एयर स्ट्राइक कर देना, इतना ही सीमित रहना चाहिए या इससे ऊपर भी जा सकते हैं, और क्या जाना चाहिए?
देखिए, दूसरी चीज है कि चाइना के साथ हम इसलिए ऑफेंसिव नहीं रहते क्योंकि चाइना ने आतंकवाद नहीं फैलाया, और 1967 के बाद चाइना के साथ हमारी कोई जंग नहीं हुई, गोली नहीं चली। तो जो लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ तो इतना बोलते हैं, चीन के खिलाफ नहीं बोलते, चीन ने ऐसा कुछ करा ही नहीं अब तक कि चीन के खिलाफ बोले। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था अभी तक तो शांत था, पेट्रोलिंग चल रही थी वहां पे, हल्की फुल्की झड़प होती थी। आज तक चाइना के इतने लोग शहीद हो गए या मारे गए, हमारे इतने शहीद हो गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए हमारे, राइट, गोली अभी तक नहीं चली। तो चाइना का बिल्कुल अलग मामला है, पाकिस्तान का बिल्कुल अलग मामला है। चाइना इंडिया में टेररिज्म नहीं फैला रहा। और दूसरी चीज जो आप कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तक हमें सीमित रहना चाहिए था कि हमें और भी कुछ करना चाहिए, हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, वो उड़ी के जवाब में हुई, राइट। फिर जो आपका पुलवामा हुआ उसके रिटेलिएशन में बालाकोट हुई। लेकिन अगर आप बालाकोट पहले ही कर देते, राइट, तो फिर पुलवामा नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान, हम हर समय रिएक्टिव हो जाते हैं ना कि पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। आप इंतजार मत करिए, पाकिस्तान को ठोकते रहिए, बिना पाकिस्तान कुछ करे ना करे। पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह टाई लगा के चुपचाप क्लास के बीच में बैठा हुआ है, जाके 2 थप्पड़ लगाइए। पाकिस्तान को आप टैबलेट देते रहेंगे, पाकिस्तान ठीक रहेगा। जहां आपने बोला कि नहीं पहले वो करेगा फिर हम करेंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्यों करी? क्योंकि उड़ी में वाकया हो गया, इसलिए आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही कर देते पाकिस्तान, तो उड़ी होता ही नहीं। आप वेट मत करिए, पाकिस्तान को ठोकते रहिए रेगुलरली। जिस तरह से हम लोगों ने सिक्किम को मिलाया भारत में और बहुत आराम से मिला लिया गया, उसी तरह क्या हमें नेपाल और भूटान को मिलाना चाहिए, मिला सकते हैं, या मिलाने का कोई फायदा दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फायदा होना चाहिए। नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भूटान अपना अलग है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा देखिए, कब तक मिलाएंगे? पुराने टाइम का तो है नहीं ना कि वो चंगेज खान निकला तलवार पे घोड़े पे और सबको कत्ल करते हुए निकल गया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हम ठीक है, जो हमसे टेरिटरीज हाथ से निकली हैं, राइट, लाइक अक्साई चिन, लाइक पीओके, वी शुड गेट देम बैक डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं मेरे दिमाग में, उसको हमें वापस लेना है। लेकिन भूटान दोस्त है, दोस्त का घर लेके क्या करेंगे? नेपाल दोस्त है हमारा, उसका घर लेके क्या करेंगे? उनकी तो हमें मदद करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ भूटान एंड नेपाल बोथ। जो हमारे, जो चाहे डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो या किसी भी चीज़ में हम लोग देखें, तो हमारा जो पेपर वर्क है बहुत लेंदी है और उसमें बहुत समय लगता है, और कभी छोटी मोटी कमियां रहने के बाद वो पूरा पेपर वर्क खत्म कर दिया जाता है, वो पूरा का पूरा टेंडर खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद फिर नया टेंडर लॉन्च होता है। ऐसा हम लोग MMRCA में भी देख चुके हैं, MMRCA 1, जो कि 2002 से स्टार्ट होते होते 2016 तक उसका कुछ नहीं हुआ। 2016 के बाद फिर बोला गया कि नहीं, राफेल खरीदने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लेंदी प्रोसेस है, इसका कोई फ़ायदा होता है हमें? लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए ज़रूरी, तो क्या भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो ज़रूरी है का अगर हम लोग रिस्पेक्टिव बात करें कि उससे क्या नुकसान हो रहा है, तो कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, वो सिर्फ वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है। हिंदुस्तान में हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी है, और ये ब्यूरोक्रेसी इस देश का गला घोट रही है धीरे धीरे। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये दिल्ली मेट्रो कैसे हुआ? जब आपने मिस्टर श्रीधरन को, आपने उसका चेयरमैन लगाया दिल्ली मेट्रो का, श्रीधरन साहब की एक शर्त थी कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, काम मैं करके दूंगा। सरकारी एजेंसी है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना के दिया, किसी को कोई शक सवाल नहीं है इसमें। और आगे बना भी रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। अब आप दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, इसरो की सक्सेस स्टोरी आपको सबको पता है, वो भी तो सरकारी विभाग है। पर आज नासा भी देख रहा है इसरो की तरफ कि यार ये अगली कौन सी सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहें, इंडिया में इलेक्शन कमीशन इतना खराब होता था, वो तो सेशन साहब आए, उन्होंने झटका वटका दिया दाएं बाएं। अब इलेक्शन कमीशन हमारा मोस्ट रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड है, इंडिया का। इतना बड़ा इलेक्शन कहीं नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो ऐसी बात नहीं है, सरकार कर सकती है। जहां तक वेपन्स प्रोक्योरमेंट की बात है, इसमें ब्यूरोक्रेसी फंसी हुई है बहुत ज्यादा। बात करप्शन की नहीं है, बात ब्यूरोक्रेसी की। और दूसरी एक और चीज है कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप जरा डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाइए, जो टॉप 100 ऑफिसर्स हैं उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री में, आपको 5-6 मिलेंगे वर्दी वाले, बाकी सब सिविलियन है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिफेंस वाला कोई बंदा ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? जो फौज की किस्मत लिखता है वो फौजी नहीं है, वो कोई और है। जो हमारा सेक्रेटरी है वेटरन अफेयर्स का, जो कि रिटायर्ड फौजियों की देखभाल करता है, वो खुद फौजी नहीं है। बस, तो ये हो गई है। सर, अभी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था, टीवी में देखा था कि आपके ट्विटर पे मैंने देखा था,
कि आप कश्मीर गए हुए थे, वहां पर आपने प्रोग्राम किया था, तो आप इससे पहले हो सकता है कई बार कश्मीर गए होंगे, तो आपको क्या 370 हटने के बाद और आर्टिकल 35 हटने के बाद कि कश्मीर में और पुराने कश्मीर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, या हमारी मीडिया में बस ऐसे ही खुशहाल कश्मीर को दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअल कश्मीर है वो नहीं दिखाया जा रहा है? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ा है, फर्क तो बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा पड़ा है। ये देखिए, कोई भी है, कोई भी हो, वो आपको ये नहीं कह सकता कि फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग के वाकया खत्म हो गए। मैं ये भी नहीं कह रहा ना के बराबर है, मैं कह रहा हूं खत्म हो गए। अब जब एनकाउंटर होता है साइड में भीड़ इकट्ठा नहीं होती। क्यों? क्योंकि एवरीबडी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकत वाले के साथ, कल हुर्रियत ने आपकी खोपड़ी पे पिस्तौल लगा रखी थी, पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे भाई, है ना, पैसे दो, बंद करवा देंगे। आधे समय तो कश्मीर बंद रहा, हफ्ते में 3-4 दिन तो बंद रहता था। गिलानी जिंदा है, पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं गिलानी जिंदा है कि मर गया, लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से चुप है, बिल्कुल 8 महीने से या साल भर से बिल्कुल गिलानी आउट है। कहां गया वो गिलानी जिसने पूरी कश्मीर को हाईजैक करके रखा था अकेले हुर्रियत के नाम पे? कहां है हुर्रियत? ये सब लोग गायब हो गए। ये इसलिए गायब हो गए क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो था इनका, वो था 370-35 से। 2 सिलेंडर लेके पीठ पे घूमते थे ये। 370-35। आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप हिंदुस्तान नहीं है, आपका स्पेशल स्टेटस है। लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाल दी। वो स्पेशल स्टेटस ने गरीब को रोटी नहीं दी, बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, और जो बीमार था ना उसको इलाज नहीं दिया, पर एक हवा में एक गुब्बारे की तरह उसको फुला के ये लोग उड़ाते रहे 370-35 से। अब जब वो हट गया है तो उनकी सांसें रुक गई सबकी। अब कश्मीर में अमन और चैन है। क्या सिचुएशन कश्मीर की परफेक्ट है? नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन काफी हद तक कश्मीर नॉर्मल हो चुका है। एक मैं आपके ट्विटर पे देखा था, अभी 2 दिन पहले शायद देखा था, धाई खालफन करके एक यूएई के शायद किसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है वो, मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में या इस तरह पुलिस में ऐसे कुछ है, पुलिस कमिश्नर है। तो वो उनका कहना था कि बलूचिस्तानियों को हथियार देना चाहिए, क्या उन्होंने पोल किया हुआ था। तो क्या यूएई में इस तरह की चीजें लोग होती है ना, ये मानसिकता बताती है, तो क्या यूएई में भी ये मानसिकता हो रही है कि नहीं बलूचिस्तान को अलग होना चाहिए? बात बलूचिस्तान को अलग होने की नहीं है यूएई में, बात यह है कि पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। राइट? पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानियों के वीजे बंद हो गए हैं, पाकिस्तानियों को हकारत की नजरों से देखा जाता है, ये बात सच है। बलूचिस्तान का उसमें इतना बड़ा रोल नहीं है मेरे हिसाब से। बात यह है कि पाकिस्तान ने क्या करा है कि पहले ईरान के साथ मिल गया। ईरान तो शिया है और ये सब अरब मुल्क जितने भी हैं ये सुन्नी हैं। राइट? एक्सेप्ट फॉर इराक इज मेजॉरिटी शिया बट ऑलवेज रूल्ड बाय सुन्नी। अब जाके तो जो हुआ है सद्दाम के बाद, तब जाके तो वहां पे शिया रूलर्स आए हैं, वरना कितने 100 सालों से तो वहां पे सुन्नियों का राज था, जबकि मेजॉरिटी 60-65% वहां पे शिया पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक ईरान। दूसरी एक और बात है कि यार वहां पे ना एक्चुअली पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान ने बड़ा वहां पे ड्रामा करा है कि हम एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे तुर्की को लेके और ईरान को लेके और मलेशिया को लेके। वो भी फ्लॉप हो गया पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो अरब हैं वो पाकिस्तान से इसलिए भी चिढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान को इतना पैसा दिया। राइट? अब गद्दार को कौन प्यार करेगा बताइए? तो किस जगह मिल रहा है? बिल्कुल। अब पैसे हमसे लेते हैं। अरबों का यह कहना है कि भाई जब भी तुम फंसते हो तुम पैसे हमसे लेते हो, ज़कात पे तुम्हारा पूरा मुल्क पलता है, हमारी डोनेशन पे तुम्हारा मुल्क पलता है। राइट? फिर तुम हमें आंखें दिखाते हो। तो अरबों का कहना है कि जो नौकर होता है वो मालिक को थोड़ा ना आंखें दिखाता है, फिर मालिक गुस्सा तो होगा ना। तो यही हुआ है बस, और कोई बात नहीं ज्यादा। पाकिस्तान की अक्सर यह आदत है कि अपनी हैसियत के ऊपर लड़ाई करने की कोशिश करता और मार खाता। हर समय पाकिस्तान ने मार खाई है, क्योंकि अपनी पाकिस्तान को लड़ना चाहिए पता है किससे? मंगोलिया से लड़ाई लड़ ली पाकिस्तान ने, तंजानिया से लड़ाई लड़ ली। वो हर समय अपनी औकात अपनी हैसियत के ऊपर लड़ने की कोशिश करता और पिटता है बुरी तरीके से। अरब मुल्कों से देखिए, उनको डेफर्ड पेमेंट पे उनको तेल मिला, 3 बिलियन या 4 बिलियन ऐसी कुछ था उनका मामला, वो उनका खत्म कर दिया। राइट? इजी उनको शर्तों पे मिला था। फिर उनको बोला कि साहब ये हम लोग इनको पैसा दे देते, इतना पैसा, इतने बिलियन डॉलर लो। बोलो, एक ब्लैंक चेक दे रखा था अरब वर्ल्ड ने, ब्लैंक चेक कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम ले लो, तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, कोई बात नहीं पैसा ले लो। पर इन्होंने बोला कश्मीर। अब कश्मीर अरब वर्ल्ड के लिए मुद्दा थोड़ा ना है विक्रांत, उनके लिए मुद्दा नहीं है। उनकी तरफ से कश्मीर में आग लगे ना लगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अपने अपने मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कश्मीर चूरन बेच रखा है ना अपनी आवाम को। तो अब उन्होंने बोला कश्मीर में साथ दो, उन्होंने बोला नहीं देंगे,
नहीं देंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। कह रहे तुम कैसे और से किसी से ले लोगे यार, तुमने तो हमसे पैसे ले रखे, बैठो जमीन पे, औकात में रहो। यही बात है। जो हम क्वाड देखते हैं, क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हम अमेरिका को देखते हैं, तो ये अमेरिका जब 3 एशिया, एक ऑस्ट्रेलिया और 2 एशिया के देशों के साथ इस प्रकार का समूह बना रहा है, तो क्या रशिया, चाइना और पाकिस्तान का कोई हम गठजोड़ देख सकते हैं? क्या इस तरह की चीज हो रही है या होगी? देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि हो जाए। रशिया बहुत पुराना मुल्क है। रशिया ऐसा मुल्क नहीं है जिस पे आप दादागिरी करें। हाँ, रशिया में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है रशिया में, लेकिन रशिया भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और आज से 30 साल पहले तो रशिया भी सुपर पावर था यार, बात तो सच है। देखो, ये झूठ बात नहीं है, बात सच है। रशिया भी सुपर पावर था, एंड ऑफ 80s तक तो सुपर पावर था। 2 ही सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया। तो चाइना, ठीक है, चाइना का अपर हैंड है क्योंकि चाइना के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर लेगा किसी का? पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ना। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान जिससे मिलेगा या पाकिस्तान जिससे हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने के बाद फिर पाकिस्तान का हाथ उसकी जेब पे जाएगा। पाकिस्तान की नजर मुल्क के बटुए पर रहती है। उसको सिर्फ इतना पता है कि रशिया हमें कितना पैसा दे सकता है, चीन हमें कितना पैसा दे सकता है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। आप देखिए ना, कई बार हम लोग ये वीडियोस में बोल चुके हैं, अपने वीडियोस पे मैं बोल चुका हूं कि पाकिस्तान के जितने भी अशराफिया, उनका टॉप क्रीम है, उन सब की डुअल सिटीजनशिप, सब बाहर रहते हैं। इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बता रहा हूं, उनका जो NSA है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो खुद अमेरिकन सिटीजन है। यू अंडरस्टैंड? तो इनके पूरे मुल्क में ऐसे उनके जनरल बाहर सेटल्ड हैं, उनके आर्मी चीफ, 3 आर्मी चीफ बाहर सेटल्ड हैं। कौन से मुल्क के ऐसे आर्मी चीफ होते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसमें आर्मी न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करती है? रिटायरमेंट के बाद अशफाक परवेज क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया बैठा है, मुशर्रफ आपका कभी दुबई बैठ जाता है, कभी आपका लंदन बैठ जाता है, रहील शरीफ आपका सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है। तो ये इस मुल्क का किरदार है। तो पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता। हाँ, चाइना कोशिश कर रहा है कि चेकबुक, क्योंकि चाइना के पास मोटी है, चाइना कोशिश कर रहा है कि खरीदे। लेकिन अब ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया ने शुरू करी है ना, इससे बहुत लोगों को, खासतौर से चाइना में, बहुत दिक्कत हुई है। वीडियो के अंत में आप हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसी किताबों का सजेशन जो कि उनको सही हिस्ट्री बताता हो या भारत की सही चीज बताता हो, या इस तरह का कोई सजेशन, जैसे साइबर वॉरफेयर की बात करें कि यूथ के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए कि वो, अब जैसे प्रोटेस्ट हमारे देश में होते हैं तो कुछ लोग उसको बुरा कहते हैं, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, तो ये मानसिकता की बात है। तो यूथ को क्या मानसिकता लेके चलनी चाहिए कि हमें देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है या हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि यूथ को कि आप देश को सबसे पहले रखें, नेशन फर्स्ट, परिवार से पहले, माँ बाप भाई बहन से सबसे पहले आप देश को रखें। और यही पेट्रियोटिज्म है, यही नेशनलिज्म है, और कुछ नहीं है। देश को सबसे पहले, ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये देश के हित में है कि अहित में है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपने पूछा विक्रांत, किताब का, किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन एक किताब है जो मैं चाहूँगा सब लोग पढ़ें। ब्रिगेडियर जॉन दाल्वी की किताब है जिसका नाम है द हिमालयन ब्लंडर। 1962 में क्या हुआ था, हम वो जंग चाइना से क्यों हारे, तब आपको पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर क्या क्या होता है। हिमालयन ब्लंडर है किताब का नाम, और मैं सबसे आग्रह करूंगा, आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किताब आप जरूर पढ़ें। सर, इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए सर। और इस नई चीज़ की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरी बात, अपने व्यूअर्स से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो अगले बार के डिस्कशन के लिए भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और दूसरी बात, कमेंट ज़रूर बताएं कि ये सब चीज़ें जो अब स्टार्ट की गई हैं वो चीज़ अच्छी है कि नहीं, और आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।